हाँ, सेक्शन बी का। यस सर। ये क्लास में करवाया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। क्या है इसमें? क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो अमोनियम कार्बामेट है डिसोसिएट्स इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो योर अमोनियम कार्बामेट इज दिस। अब क्या कह रहा है? इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट एंड इक्विलिब्रियम ammonia is added such that the partial pressure of ammonia now equals to the original total pressure। तो इसका मतलब क्या है? एक और बार पढ़िए। इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था। अमोनिया इज एडेड, मतलब पहले ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, उसके बाद इसके अंदर हम अमोनिया ऐड करेंगे। कितना अमोनिया ऐड करेंगे उसके बाद वाले लाइन में उसने कहा सच दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर। मतलब इस वक्त, मतलब जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा होगा उस वक्त जो अमोनिया का टोटल, सॉरी, उस वक्त जो सिस्टम का टोटल प्रेशर होगा, अमोनिया का प्रेशर उतना हो गया होगा। तो अब वो कह रहा है कि ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ, मतलब न्यू टोटल प्रेशर जो है टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, इन दोनों के बीच का वो रेशियो पूछ रहा है। हाँ तो ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये सॉलिड है तो इन दोनों का प्रेशर कितना कितना बनेगा? मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना कितना बनेगा अगर ये सॉलिड है, रिएक्टेंट अगर सॉलिड है? 2p and p। 2p और p। टोटल प्रेशर कितना होगा? अगर 2p और p है तो टोटल प्रेशर कितना होगा? 3p। 3 होगा। अच्छा, अब वो एमोनिया का अमाउंट चेंज करने वाला है। फाइन, हम एमोनिया का अमाउंट या प्रेशर जो भी हो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या उसने टेम्परेचर चेंज किया है रिएक्शन में? हैज द टेम्परेचर चेंज? क्वेश्चन में टेम्परेचर को चेंज करने का कहा है उसने? नो सर। नहीं। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, which only depends on temperature? और kp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो इस रिएक्शन का मैं पहले निकाल लूंगा Kp इस कंडीशन में। तो इसका Kp कितना होगा? तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4p क्यूब। 2p का स्क्वायर होता है 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर इंटू p इज 4p क्यूब। ये हो गया इसका Kp। अब उसने क्या कहा? तो ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। अब उसने क्या कहा कि जो एमोनिया का पार्शियल प्रेशर था, हमने और एमोनिया ऐड किया। और हमने एमोनिया कब तक ऐड किया? जब तक इसका जो टोटल प्रेशर था इक्विलिब्रियम पर, उसके बराबर एमोनिया का प्रेशर नहीं हो जाता। मतलब देखो उसने क्या कहा है, एमोनिया का पार्शियल प्रेशर है 2p और टोटल प्रेशर है 3p। तो वो कह रहा है कि अब हम एमोनिया उसके अंदर ऐड करेंगे जब तक उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। टोटल प्रेशर 3p था। तो अब अगर एमोनिया का पार्शियल प्रेशर 3p हो जाए एमोनिया का, तो वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक का चेंज करोगे तो दूसरा भी तो अफेक्टेड होगा ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर P लिख दोगे तो वो गलत होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर आप इसका चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा? तो इसके लिए भी वही एक्सप्रेशन लिखे। तो Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, चलो ऐसे लिखते हैं, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
Kp जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये 4p क्यूब ही रहेगा। लेकिन एमोनिया कितना हो जाएगा, 3p का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका पार्शियल प्रेशर इतना हो चुका है 3p, और ये मुझे निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? क्या ये 4/9p दिख रहा है? क्योंकि ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर पी क्यूब कट के एक पी बचेगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमने एमोनिया का पार्शियल प्रेशर चेंज किया था। लेकिन क्वेश्चन वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पूछा है, वो रेशियो निकालने को कह रहा है बिटवीन द न्यू टोटल प्रेशर। तो बता पाएंगे अब टोटल प्रेशर कितना होगा? ये न्यू टोटल प्रेशर, ये कितना होगा? कौन बता पाएगा? है डेटा 4 सब तुम्हारे। हाँ, 4 फोर पी। हाँ, प्लस 3p। बिल्कुल, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये अमोनिया का। तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 3 27 प्लस 4 31p/9। ये हो गया न्यू टोटल प्रेशर, और ये था ओरिजिनल टोटल प्रेशर। तो इनके बीच का रेशियो पूछ रहा था, देख लेना कौन ऊपर था कौन नीचे था। ये हो गया न्यू बाई ओल्ड, ओल्ड बाई न्यू दिया होगा तो उलट जाएगा ये रेशियो। तो 31/27 क्या रेशियो गिवन था? क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ न्यू टोटल प्रेशर। हाँ ठीक है, तो यह है न्यू टोटल प्रेशर बाई ओल्ड टोटल प्रेशर। तो आपका रेशियो होगा 31/27। दिया है? 20 क्वेश्चन नंबर। 20। क्यों 20? क्यों? ये तो रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 तो रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या करूं? केसी रिएक्शन का दे दिया है। इफ 2 liter vessel contains 1 mole, 2 mole and 5 mole of ABC respectively, the reaction will proceed in। ये नहीं कर पाएंगे। बताया भी कल, ये क्वेश्चन नंबर 20 रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? तो रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें रिएक्शन गिवन है, ए भी गैस है, ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है। तो इसका के सी दिया हुआ है कितना? 30। तो इसका क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा सी का क्यूब अपॉन ए इंटू बी। ये हो गया। तो सी कितना होगा? ए बी सी है 5, 2 लीटर का वेसल है, 5/2 का क्यूब। और ए कितना है? 1/2। ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर तो बेकार है। और ये कितना है? 2 मोल भी है, 2/2। तो 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा यहाँ पर। तो 5 का क्या होता है? 125, 125/2, और ये बाई 2। तो ये हो जाएगा 125/4। तो ये हो जाएगा 31.25। मीन्स Q is greater than K। The reaction will go in backward direction, means right to left। The reaction will go in backward direction, right to left। Backward direction। आप
ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो हम वापस आ जाते हैं अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। देखो, तो हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में शुरू किया था लास्ट क्लास। तो हमने देखा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपका बनेगा, और ऑफ कोर्स रिवर्सिबल रिएक्शन उन्हीं का होगा, क्योंकि इन्हीं के केस में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने के वजह से आपका कुछ आयन तो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी बच जाएंगे, एंड इन सच कंडीशन द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बिकॉज दे विल कंप्लीटली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम सीधा सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डबल हेडेड रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो यूज करते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास देखा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस थ्योरी के साथ, और जो सबसे पहला एसिड बेस थ्योरी है दैट इज ए वेल नोन आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो बेसिकली ये जो सारे थ्योरीज हैं, ये डिफाइन करते हैं कि अलग अलग कंपाउंड को हम एसिड और बेस में कैसे क्लासिफाई करें, इसके बारे में ये बताता है। तो जैसे आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो एसिड आर दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट, तो दे सकते हैं H प्लस प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम, या फिर वाटर सीधा लिख सकते हैं, इन वाटर लिख लो, इन वाटर। नोट, आर्हेनियस थ्योरी में वाटर होना बहुत जरूरी है। एसिड या बेस हम सिर्फ वाटर में ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेस किसको डिफाइन किया जा सकता है, किया जाता है, तो बेस वो होता है जो डोनेट करते हैं क्या, OH माइनस आयन इन वाटर। OH माइनस आयन इन वाटर। दूसरी बात, हाँ ये पॉइंट 1, ठीक है, ये तो जानते ही। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लो, सेकंड में इनके एग्जाम्पल से लिख लो। जैसे मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन कौन से हैं जो आप कॉमनली जानते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रांग हो, कोई वीक भी हो सकता है, CH3COH, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सेट्रा, बिकॉज दीज आर ऑल प्रोटॉन डोनर एसिड्स। तो सिमिलरली हमारा बेस कौन होता है, तो बेस जो OH दे, NaOH, KOH, NH4OH, एक्सेट्रा। These are our bases. ठीक है, तो कोई नया चीज मैंने नहीं लिखा है, ये सब आप जानते हैं। ओके, तब थर्ड चीज ये आती है कि तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ये एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसिड बेस रिएक्शन इज जो हमने थर्मोडाइनमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस टू गिव वाटर।
तो ये पॉइंट जो है हम आगे भी जो थ्योरीज है वहां पर भी हम रिपीट करेंगे। और आप देखिएगा कैसे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग थ्योरीज में चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये बेसिक बात ही है, कोई अभी तक मैंने नया चीज नहीं लिखा है। H plus and OH minus combining to form water. ठीक है। अच्छा, फोर्थ फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। अब चलिए फोर्थ वाले पर जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि देखो अब लिमिटेशन वगैरह है वो सब हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, और लिमिटेशन वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूं। कि हमने देखा कि एसिड वो होता है जो H प्लस देता है एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन जो H प्लस है वो वाटर में H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब फोर्थ पॉइंट में ये लिखेंगे कि H प्लस exists as H3O plus in water। मतलब H प्लस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। नाउ व्हाई H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि देखो H प्लस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। H प्लस मीन्स प्रोटॉन। तो अब प्रोटॉन में प्रॉब्लम ये है कि प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा होता है और इस पर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होती है। तो H प्लस पर क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी। मतलब जितना छोटा ये साइज है आयन के हिसाब से, उसके हिसाब से इस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इट हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। और इसलिए क्या होता है, जैसे ही इसको हम वाटर में डालते हैं, ये अपने चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, अपने चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है इनटू दिस। तो कई बार आप इसको इस फॉर्म में भी इसलिए देखते हैं H3O प्लस। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है अगेन कि ये हमेशा H3O प्लस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, ये भी जान लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही एग्जिस्ट करे। H3O प्लस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज लाइक दिस, है ना। आपको लग रहा होगा शायद ये कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं, देखिए मैंने एक और वाटर इसके साथ ऐड कर दिया, बिकॉज वाटर जो है आपको पता होना चाहिए, वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी शेयर हो सकता है। ठीक है, और इन फैक्ट इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज लाइक दिस एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो कभी अगर वाटर को मतलब H प्लस को अगर वो इनमें से किसी फॉर्म में भी लिख दे तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। एंड सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर OH माइनस ऑल्सो। OH माइनस के लिए भी सेम है, आप इनको लिखते होंगे OH माइनस, यू आर यूज्ड टू दैट, दैट्स फाइन, बट OH माइनस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज H3O2 माइनस, H3O2 minus, or it can also exist as H5O3 minus and so on। ठीक है, तो इसलिए सोच समझकर थोड़ा इसको देखिएगा। आया समझ में? हेलो।
Yes, sir. ठीक। तो दिस इज द आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो जो मेन थ्योरी जो आज हमें डिस्कस करना था, हम उसी पर आ जाते हैं। इसको कहते हैं सेकंड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, अच्छा, तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड बेस थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहता है, देखो, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर H प्लस डोनर्स, या डोनेट्स H प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने H प्लस डोनर सिर्फ इतना ही इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा मीडियम जो है वो डिफाइन नहीं होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन आर्हेनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। वहां पर मैंने वाटर लिखा और वाटर को मैंने हाईलाइट भी किया, लेकिन देखो यहाँ पर हम सिर्फ लिख रहे हैं H प्लस डोनर, है ना, वाटर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो दे आर H प्लस डोनर। और बेस क्या होते हैं? बेसेस आर H प्लस एक्सेप्टर्स। तो देखो यहां पर जो है ये डेफिनेशन अब चेंज हो चुका है। मतलब पहले हम H प्लस लेने या देने के, H प्लस या OH माइनस के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते थे, लेकिन अब जो एसिड बेसिस है वो H प्लस डोनर और एक्सेप्टर के टर्म्स में अब एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से होंगे? एसिड्स वही हो सकते हैं योर HCl H2SO4, दे आर एसिड्स, HCl HNO3 H2SO4 एक्सेट्रा। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके बेस होंगे वो कौन से होते हैं? ये अमीन बेसेस होते हैं, NH3 अमीन बेसेस, ठीक है, या कोई अल्काइल अमीन CH3NH2 एक्सेट्रा, पीरिडीन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड्स में मैं कहूंगा उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो बेसेस है यहाँ पर ये अमोनिया टाइप बेसेस होते हैं। ठीक? तो यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो देखो जैसे बताया था यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन involves exchange of proton, exchange of proton मतलब जैसे NH3 प्लस HCl, ये रिएक्शन हो रहा है।
ठीक है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पर HCl में H प्लस है, द प्रोटॉन विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये हो जाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। क्या है, दिखाइए। अच्छा, आप देखो, अब ये जो एसिड बेस थ्योरी है वो सच में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी और चीजें, एक्चुअली इस चैप्टर के लिए यही वाला एसिड बेस थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी थ्योरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि एसिड प्रोटॉन देता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ओके, तो ये जो यहाँ पर NH3 बेस है और HCl जो है वो एसिड है, तो यहाँ पर ये NH4 प्लस को या Cl माइनस को, इनको क्या कहेंगे? तो आप देखो, तो उसके लिए हम एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो, एसिड, पहले ऐसे लिखो फिर एग्जांपल देखेंगे, प्लस बेस गिव्स, सॉल्ट प्लस वाटर नहीं, गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। मतलब एसिड जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस जो है ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इसीलिए इस थ्योरी को कई बार कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, कैसे, जब ये प्रोटॉन लूज करेगा, और बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, बाय गेनिंग प्रोटॉन। बाय गेनिंग प्रोटॉन। अब इसका एग्जांपल देखो, तो जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल से अगर शुरू कर रहे हैं, सुन रहे हो या नहीं, सो गए सब, सो गए, अच्छा, तो ये हुआ था। तो देखो HCl को आप क्या डिफाइन कर रहे थे, एसिड, एसिड के लिए मैं A लिखता हूँ, ठीक है, एसिड A, और अमोनिया को हम क्या कह रहे थे, बेस, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन लूज किया और अमोनिया ने प्रोटॉन गेन किया, ठीक बात है। तो एसिड अगर HCl है तो Cl माइनस क्या है, क्योंकि HCl जब H प्लस लूज कर देगा तो वो Cl माइनस बन जाएगा, तो Cl माइनस क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस Cb, कॉन्जुगेट बेस Cb, कॉन्जुगेट एसिड Ca। तो एसिड का क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। एमोनिया बेस था, उसने प्रोटॉन ले लिया, बन गया NH4 प्लस, तो NH4 प्लस को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, conjugate acid. कॉन्जुगेट एसिड।
ठीक है, तो इन दिस वे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर फॉर्म। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ। जरूरी नहीं कि हमेशा HCl वगैरह ही एसिड हो, तो आप देखो तो बताओ यहाँ पर कौन क्या है? यहाँ पर कौन क्या है? वाटर है, कंजुगेट बेस। हम्म, तो OH माइनस क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। और एमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, आप देखो और इंटरेस्टिंग रिएक्शन। फिर हम इसके लिए ये करेंगे, यहाँ से एक और तरह का क्वेश्चन आता है, उसकी बात करेंगे। गिव्स ठीक। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें कौन क्या बनेगा? H2SO4 का क्या बना? HSO4 माइनस। इसका मतलब इसने प्रोटॉन लूज किया है, तो ये यहाँ पर एसिड, तो ये कॉन्जुगेट बेस। और HNO3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये बन गया बेस, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। So this is how conjugate acid base reactions are found. ठीक है? तो यहां से नोट क्या है? नोट ये है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ए प्रोटॉन। कोई भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अगर हम देखते हैं, चाहे एसिड का कॉन्जुगेट बेस बने या बेस का कॉन्जुगेट एसिड बने, हमेशा उनमें डिफरेंस सिर्फ एक ही प्रोटॉन का होना चाहिए, एक ही प्रोटॉन का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इसलिए मैंने ये 2-3 रिएक्शन लिखवाए हैं, क्योंकि एक और यहाँ से कंक्लूजन है। वैसे अगर आप याद रख पाएंगे तो अच्छी बात है, याद रखना ही चाहिए, अदरवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कर पाएंगे। अब देखो, याद रख पाओ तो अच्छी बात है। तो जो एसिड या बेस होता है, हम लोग जनरली यूज टू होता है कि जिसमें H+ होता है या OH- होता है या अमोनिया टाइप, लेकिन इसके बाहर भी एक एसिड बेस की दुनिया होती है। वो ये है कि जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस, दे कैन एक्ट एज एसिड्स। अगर आप सारे कैटायंस देखोगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। कॉन्जुगेट नाम है, बेसिकली दीज आर एसिड्स, और ये जो प्रोडक्ट साइड में है। और जो अनायंस होते हैं, दे आर बेसिस। कहां पर? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी टॉपिक आपका आगे चल के आने वाला है, वहां पर ये चीज की जरूरत पड़ेगी कि जो कैटायंस होते हैं वो एसिड्स के तरह बिहेव कर सकते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो बेसेस के तरह बिहेव कर सकते हैं। और वही कंक्लूजन हमें यहाँ पर दिख भी रहा है।
ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, तो यहां से हमें अलग अलग मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बेस फाइंड करने को कहता है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से एक्स, कोई एक मॉलिक्यूल है एक्स, तो अगर ये प्रोटॉन लूज कर देता है, अगर ये एक्स जो है ये प्रोटॉन लूज करता है, तो ये इस वक्त किसके तरह बिहेव कर रहा होगा? अगर ये जो एक्स है, अगर ये प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा होगा? बेस। एसिड के तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इधर इसका क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। कंजुगेट बेस। और अगर ये एक्स किसी सिनेरियो में, जस्ट मैं एग्जांपल, इसलिए मैंने कोई मॉलिक्यूल का नाम नहीं लिखा, सॉरी, मॉलिक्यूल का नाम मैंने नहीं लिखा, कि अगर ये एक्स जो है किसी केस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? तो इस वक्त ये किस एसिड, और ये किसके तरह खुद बिहेव कर रहा होगा? बेस। बेस के तरह, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, बिल्कुल बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, राइट। अच्छी बात है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। तो देखो, जैसे मैं यहां पर लिखूं H2, तो आपको बताना है कि H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, है ना। तरीका तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं आपको दूं ये, अगर मैं दूं ये, अगर मैं दूं ये, ठीक है, अगर मैं दूं ये, और क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? हाँ, ठीक है, तो ये एक हो सकता है इससे, और क्या हो सकता है? अरे मॉलिक्यूल में याद नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये लो, ठीक। तो अगर हमें इनका कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने को कहता है, तो क्या होगा बताओ एक एक करके। H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH नेगेटिव। कॉन्जुगेट एसिड फटाफट। H3O पॉजिटिव। क्या करना है मैंने तो ऊपर बता ही दिया। तो आपको भी जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो पहले दिमाग में सोच लेना, जब एक मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बनाने को कह रहा है तो वो खुद बेस होगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बनाने को कह रहा है तो वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा, उससे H निकालना होगा। हाँ, तो वो ऊपर लिख कर नहीं देगा, वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, सिमिलरली H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस HPO4। HPO4 क्या है? बस HPO4, मतलब कुछ चार्ज होगा या नहीं होगा?
2 minus. आप H प्लस रिमूव कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज नहीं रिमूव कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर रहे हो। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ना होता है। वाटर ऊपर न्यूट्रल था, तो तुमने जब पॉजिटिव चार्ज हटाया तो -1 हो गया, एक यूनिट चार्ज कम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H3PO4. H3PO4, HSO4 माइनस का SO4 2. O2 negative. HSO4 और कॉन्जुगेट एसिड H2SO4. HS नेगेटिव का H2 minus. H2 और एसिड H2S. उसके बाद NH3 का NH2 negative. दूसरी तरफ बोलते जाओ, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट थोड़ा ना करो। NH4. NH4 क्या? Positive. प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलते जाओ। SO4 2 नेगेटिव का क्या होगा? क्या SO4 2 नेगेटिव से प्रोटॉन निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता है? अरे SO4 2 नेगेटिव से प्रोटॉन कहाँ निकालोगे? इसमें H है कहाँ कि प्रोटॉन निकालोगे? इसका कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एग्जिस्ट करे। इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो निकालोगे कहां से? तो इट डज नॉट हैव ए कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन क्या इसका कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है या नहीं? कॉन्जुगेट एसिड HSO4 बिल्कुल negative. हो सकता है, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि आप प्रोटॉन ऐड करोगे, H प्लस ऐड पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये होगा इसका। सिमिलरली CH3COH CH3CO negative. उधर ये एग्जिस्ट करेगा करेगा, ये एग्जिस्ट करता है CH3COOH2 पॉजिटिव। मतलब मैंने बेसिकली एक H प्लस ऐड कर दिया है। क्योंकि अब कहेंगे क्यों सर कैसा ऐड होगा इसके साथ? क्योंकि यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन है, एसिटिक एसिड में दो दो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर रहेगा तो उसका जो उसका मतलब वो जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? CH3. मतलब इधर कॉन्जुगेट बेस में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? इधर कॉन्जुगेट बेस कृपया करके ना लिखें, नहीं लिखना है। लेकिन क्या कॉन्जुगेट एसिड होगा? बिल्कुल होगा। आप कहेंगे कैसे सर, है ना, कि भाई यहाँ पर तो दो दो प्रोटॉन और भी है। तो बस यहीं पर समझने की जरूरत है। ध्यान रहे इन तीनों एसिड्स का, H3PO4, H3PO3, H3PO2 का। क्यों?
ये जो फास्फोरस के ये तीनों है, क्या मैं इससे प्रोटॉन निकाल सकता हूं? यस। क्या मैं इससे प्रोटॉन निकाल सकता हूं? यस। क्या मैं इससे प्रोटॉन निकाल सकता हूं? यस। आता हूं फिर, ये काम खत्म नहीं हुआ है, इधर एक क्वेश्चन है। क्या इससे प्रोटॉन निकाला जा सकता है? यस। क्या इससे प्रोटॉन निकाला जा सकता है? यस। क्या इससे प्रोटॉन निकाला जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी होती है या जिसका वैलेंसी फैक्टर कहते थे वो 3 था, इसका 2 था, इसका 1 था। तो इसीलिए ये जो है सिर्फ एक ही प्रोटॉन लूज कर सकता है। क्या बनाएगा? H2PO2 माइनस, सिर्फ ये बनाएगा। इट कैन नॉट लूज एनी फर्दर प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन मैंने ये बताने के लिए क्वेश्चन नहीं करवाया, ये इस क्वेश्चन को करवाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब देखो यहां से आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है कि अगर, तो फिर हम H3PO4 की अगर बात करें, H3 H3PO4 की अगर बात करें तो ये कितने सॉल्ट्स बना सकता है, मतलब कितने टाइप ऑफ सॉल्ट बना सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय H3PO4? H3PO4 can form how many salts? 3 salts. आपका अगर ये नहीं है, नीचे लिख रहा है तो साइड में लिखें। इट कैन फॉर्म 3 सॉल्ट्स। कैसे पता चलेगा कितने सॉल्ट्स ये बनाता है? नंबर ऑफ सॉल्ट्स जो है वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर, अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज है तो वो कितने आयंस फॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो हमारे पास एक एसिड होता है H2SO4। अब मैं अगर ये पूछूं कि भाई H2SO4 जो है वो कितने तरह के सॉल्ट बना सकता है, तो आपको उसका आंसर देना चाहिए 2। क्यों 2? क्योंकि एक सॉल्ट मैं बना सकता हूं इसका, लेट्स से Na2SO4, Na2SO4 मैं बना सकता हूं, या फिर मैं ये भी तो बना सकता हूं ना, NaHSO4, दोनों ही तो बना सकता हूं ना। तो जो नंबर ऑफ सॉल्ट्स हैं वो एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? एक एसिड वैलेंसी फैक्टर, एक एसिड का जितना वैलेंसी फैक्टर होता है वो उतने ही सॉल्ट्स बना सकता है। नोट करके रख सकते हैं, ये सब कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। एक एसिड, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। वॉइस नो सर, नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? नो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, ब्रेक हो। नहीं आती है? नो सर। मतलब इतने दिनों तक आप सुन नहीं पा रहे थे मैं क्या बोल रहा था? नो सर, अभी हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने अभी बोला सर। मैंने कहा कि एक एसिड का जितना एन, आवाज नहीं आती है मेरी वो तो बोलते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ किसी की आवाज नहीं आती है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी की आवाज नहीं आती है, तो मैं अपना दुख किसको बताऊं?
आपने अपना दुख तो बता दिया, अब मैं अपना दुख किसको बताऊं बोलो? आप तो कभी आंसर नहीं देते हो। जो बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है नहीं आ रही होगी, आप तो आंसर नहीं देते हो, तो उस वक्त मैं किसको बोलूं बताओ? हाँ तो एक एसिड का या एक बेस का फॉर दैट मैटर ऑल्सो, नहीं एसिड की बात करते हैं यहाँ पर, जितना वैलेंसी फैक्टर होता है वो उतने ही सॉल्ट फॉर्म करता है। ये चीज नोट करके रखेंगे, नहीं लिखाऊंगा, आप नोट करके रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम H3PO4 का अगेन, ये जो मैंने तीनों स्टेप लिखे हैं, मतलब पहले H2PO4 माइनस बना, फिर HPO4 2 माइनस बना, फिर PO4 3 माइनस बना, ये जो मैंने ये तीनों लिख के रखा है, पहला वाला सिर्फ देखें तो देखो अगर आप PO4 3 माइनस को देखोगे, PO4 3 माइनस और H3PO4 मतलब फर्स्ट और लास्ट को, अगर ये दोनों को देखेंगे तो PO4 3 माइनस जो है, PO4 3 माइनस जो है वो प्रोटॉन दे नहीं सकता, दे नहीं सकता। और जो H3PO4 है, H3PO4 जो पहला वाला है, वो प्रोटॉन ले नहीं सकता। ये दोनों के ऊपर तो कैप लगा हुआ है, ये दे नहीं सकता, वो ले नहीं सकता। लेकिन प्रोटॉन देना या लेना किसके ऊपर, मतलब कौन कौन से आयंस कर सकते हैं बताइए तो? Which ions can both accept proton as well as lose proton? देख रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कौन कौन से आयंस प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं? जो बीच के दो आयंस हैं, दिस वन एंड दिस वन। क्योंकि HPO4 2 नेगेटिव प्रोटॉन दे भी सकता है। अगर मैंने इसको प्रोटॉन दे दिया HPO4 2 नेगेटिव को, तो ये H2PO4 नेगेटिव बन जाएगा, एंड सेम फॉर दिस। तो ऐसे आयंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, इस तरह के आयंस को या इस तरह के स्पीसीज को कहा जाता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। तो एम्फीप्रोटिक किसको कहा जाता है कि ions or molecules which can donate as well as accept H plus are called amphiprotic or amphoteric, like water। एग्जाम्पल सब यहां पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। अमोनिया, न्यूट्रल वाले HPO4 2 नेगेटिव या H2PO4 नेगेटिव एक्सेट्रा। Molecules which can donate as well as accept a proton are called as amphiprotic or amphoteric. लेकिन मजे की बात क्या है देखिए, अगर लिखना हो गया हो तो मुझे कौन बता सकता है H3PO4 के कितने एम्फोटेरिक आयंस हैं? H3PO4 के कितने एम्फोटेरिक आयंस हैं या होते हैं? दो। दो एम्फोटेरिक आयंस। अच्छा, एक और रिलेशन देखो, लेकिन H3PO4 का बेसिसिटी कितना था या एन फैक्टर कितना था, वैलेंसी फैक्टर कितना था? 3।
मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर 3 था, लेकिन एम्फोटेरिक आयन कितने थे? 2 थे। ओके, सेकंड वाले में आ जाइए, H3PO3। H3PO3 में कितने एम्फोटेरिक आयन्स हैं? हाँ 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 जी, कितने? एक है। उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। मतलब क्या रिलेशन यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है? चलो, अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा, तीसरा वाला देख लीजिए, H3PO2। इसके कितने एम्फोटेरिक आयन्स हैं? 0 एम्फीप्रो कोई भी नहीं है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 1। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर का वैलेंसी फैक्टर 3 था, एम्फोटेरिक आयन 2। उसके बाद 2 था, एम्फोटेरिक आयन 1। उसके बाद 1 था, एम्फोटेरिक आयन 0। तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ से? Valency factor -1 is equal to amphoteric ion. नंबर ऑफ एम्फोटेरिक आयंस इक्वल्स टू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो भी लिखिए, -1। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, तो बस एक चीज और लिखा के आज मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए होगा। दैट इज पॉइंट। ठीक है, देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है, वगैरह वगैरह, किसका बनता है, कितने बनते हैं, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। बट एक चीज और है, वो ये है कि ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। बट एसिड तो दो तरह के होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक एसिड भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि बेटा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक हो जाएगा, और अगर एसिड वीक होगा खुद, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब देखिए, हमेशा उल्टा हो रहा है, एसिड का बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग का वीक बन रहा है, वीक का स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हमेशा ऐसा उल्टा ही होता है। एंड सेम गोज फॉर बेस ऑल्सो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक, और अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग। So this is the relation between conjugate acid base pair, whether they are strong or weak. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपके चैनल पर, मतलब आपके केमिस्ट्री में फाइल सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एक फाइल अपलोड किया है। डू दैट। फिर मैं नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करूंगा ये 5th पॉइंट के कैसे केसेस बनते हैं। मतलब ये चीज हमने लिख लिया, लेकिन इसको ये मतलब इसको हम अप्लाई कैसे करें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा।